नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है सुमन। प्लेनेट हिस्ट्री पर आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। आज का टॉपिक है हमारा मौर्यन एम्पायर। मौर्यन एम्पायर की वीडियोस को मैंने 3 पार्ट में डिवाइड किया है। फर्स्ट पार्ट की वीडियो में हमने डिस्कस किया था मौर्यन एम्पायर्स के बारे में। उस वीडियो का लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूंगी। वो आप फर्स्ट वीडियो पहले देखिएगा। उसके बाद सेकंड और थर्ड पार्ट धीरे-धीरे कनेक्ट होते-होते समझ में आएंगे। ये जो सेकंड पार्ट है ये होगा आर्ट और आर्किटेक्चर के बारे में। थर्ड पार्ट हम एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में बनाएंगे। तो चलिए आज से जो 2300 साल पहले मॉडर्न आर्ट डेवलप हुई थी उसके बारे में चर्चा करते हैं। मॉडर्न आर्ट को हम 2 भागों में डिवाइड करके समझते हैं। एक है कोर्ट आर्ट, दूसरा पॉपुलर आर्ट। कोर्ट आर्ट यानी कि जो कोर्ट के ऑर्डर्स पे, राजा के ऑर्डर पे जो चीजें बनी थी उसमें पैलेसेस आते हैं, राजमहल, पिलर्स और रॉक एडिक्ट्स आते हैं और स्तूपास आते हैं। पॉपुलर आर्ट में ये यानी कि इंडिविजुअल इनिशिएटिव यानी कि ये राजा ने भी बनवाए थे अपने व्यक्तिगत इच्छा के अनुसार, और मर्चेंट्स या ट्रेडर्स जो व्यापारी वर्ग होते थे उन्होंने भी बनाए हैं। केव्स, पॉटरी और स्कल्पचर्स पॉपुलर आर्ट के अंडर आते हैं। पहली बात करते हैं पैलेसेस के बारे में। ये पिक्चर देखिए, एक्सकेवेशन इन कुम्राहार। 2 पैलेसेस का जिक्र मिलता है, चंद्रगुप्त पैलेस, चंद्रगुप्त के पैलेस का, और अशोका के पैलेस का। चंद्रगुप्त का जो पैलेस था उसके एक्सकेवेशंस है नहीं, क्योंकि ज्यादातर शायद से वो पैलेस जो बना था लकड़ी से बना था। लकड़ी इतने सालों तक टिक नहीं सकती है। दूसरा, ये कुम्राहार में अशोका का पैलेस था, इसका एक्सकेवेशन मिलता है। जो पत्थर थे, जो नींव पिलर्स बने थे पत्थर के, वो तो बच गए इतने सालों तक। ये जो पैलेस थे वो इतने ज्यादा सुंदर और शानदार थे कि उनका जिक्र मेगास्थनीज और चाइनीज ट्रेवलर फाहियान अपनी लेख में करते हैं। मेगास्थनीज कहते हैं कि जो मौर्यन एम्पायर पैलेस थे एज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट क्रिएशंस ऑफ मैनकाइंड, और फाहियान कहते हैं उन पैलेसेस को एज गॉड गिफ्टेड मॉन्यूमेंट्स। क्यों ऐसा बोलते हैं? क्योंकि जो कुछ खास बातें थी उस राजमहल में वो बाकी जगह नहीं मिलती हैं। जैसे कि एक्मेनिड पैलेस था ईरान का, उनसे अगर कंपेयर करें या बाकी जगह के उस टाइम के पैलेसेस से कंपेयर करेंगे तो वहां के राजमहल में जो पिलर्स बने थे उनकी नींव के लिए, वो मोनोलिथ थे, यानी कि एक ही स्टोन से पूरा पिलर बनते थे, और उनके ऊपर जो पॉलिश होती थी वो इतनी ज्यादा शानदार थी कि हम जैसे मिरर में देख रहे हैं रिफ्लेक्शन ऐसा पड़ता था। और दूसरा, उसके बाद उन पर जो कारीगरी होती थी वो इस तरीके से इतनी बारीक और इतनी शानदार होती थी कि ऐसा लगता था जैसे लकड़ी पर जिस बारीकी से हम कारीगरी कर सकते हैं वैसा, बिल्कुल सेम। बाकी उनका डिस्क्रिप्शन मेगास्थनीज और फाहियान अपने लेखों में करते हैं। नेक्स्ट हम आते हैं एडिक्स के बारे में। थोड़ा सा कंफ्यूज उसमें हो जाते हैं एडिक्स, क्योंकि अलग अलग हैं तो किस किस टाइप के हैं इसको समझने के लिए 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं, रिलीजियस एडिक्ट्स और नॉन रिलीजियस एडिक्ट्स। ये जो नॉन रिलीजियस एडिक्ट्स हैं, 7 पिलर इंस्क्रिप्शन, 14 मेजर रॉक इंस्क्रिप्शन, इनको हम बाद में डिटेल में पढ़ेंगे, और 2 सेपरेट थे कलिंगा में उनके। जो रिलीजियस एडिक्ट्स थे, 2 पिलर एडिक्ट्स, एक निगाली सागर और रुम्बिंदे, इनको याद रखिएगा, आगे इसके बारे में पढ़ने वाले हैं। सब कुछ मिक्स ना हो उसके लिए है ये। केव्स यहाँ पे 4 मेंशन है, ये 4 है अशोका ने जो बनवाई थी। टोटल 7 केव्स थी उस टाइम की। 3 अशोका के जो पोते थे दशरथ, उन्होंने बनवाई थी। उसके बाद 3 स्किज्म एडिक्ट है, सांची, सारनाथ और कौशाम्बी। सांची और सारनाथ है वो 4 लायन कैपिटल हैं। कौसम्बी या इलाहाबाद, कौसम्बी के से हटा के उस पिलर को इलाहाबाद मौर्यन मुगल काल में लेकर आए थे, इसलिए उसको कौसम्बी एडिक्ट या इलाहाबाद एडिक्ट भी कहते हैं। उसके बाद 18 छोटे छोटे माइनर एडिक्ट्स हैं 18 जगह पर। इस मैप को देखिए ध्यान से, ये पिलर एडिक्ट्स है लेफ्ट साइड में,
टोपरा कला, मेरठ, संकिस्सा, अलाहाबाद, सांची, सारनाथ, वैशाली, रामपुरवा, निगाली सागर, रुमिंदेई, नंदनगढ़, ये सभी हैं। और राइट साइड वाले मैप में इसको ध्यान से देखिए, जो स्क्वायर में है मेजर रॉक एडिक्ट्स है, ट्रायंगल में है पिलर एडिक्ट्स है, और व्हाइट कलर का जो स्क्वायर है माइनर रॉक एडिक्ट्स है। जो बीच में इंडिया, प्रेजेंट इंडिया में जो जितने भी एडिक्ट्स हैं वो प्राकृत लैंग्वेज में लिखे गए हैं। और मानसेहरा और शहबाजगढ़ी ये दो आज के पाकिस्तान में हैं। कंधार आज का अफगानिस्तान जो होता है। ये जो दो एडिक्ट हैं जो पाकिस्तान और अफगानिस्तान में है। पाकिस्तान में जो है मानसेहरा, शहबाजगढ़ी, इनका स्क्रिप्ट खरोष्टी है, प्राकृत लैंग्वेज में ही है। स्क्रिप्ट खरोष्टी है क्योंकि नॉर्थ वेस्ट साइड पे खरोष्टी स्क्रिप्ट को ज्यादा समझते थे। और कांधार जो है उसकी लैंग्वेज ग्रीक और अरमिक लैंग्वेज में, कांधार में बायलिंगुअल इंस्क्रिप्शंस हैं। इस मैप के आगे बढ़ते हैं। पिलर्स की जो खासियत थी, ये फोटो देखिए पिलर का, इसकी खासियत ये जैसे चमक रहा है उसके ऊपर जो पॉलिश थी, ये मौर्यन पिलर्स की बहुत अच्छी बात थी, खासियत थी। उसके बाद से जो पॉलिशिंग जिस तरीके से करते थे मौर्यन एम्पायर के बाद से ये लुप्त हो गया था, कैसे वो लोग करते थे। चूनर सैंडस्टोन से बनते थे और एज ए सिंबल ऑफ स्टेट, क्योंकि इनके ऊपर पिलर के ऊपर एनिमल कैपिटल जो लगाई जाती थी, तो उस स्टेट के सिंबल के रूप में वो पिलर खड़े होते थे। पिलर क्यों बनाए थे? पिलर वैसे हम इस वर्ड से मतलब समझते हैं तो पिलर यानी कि किसी घर को या मकान को सपोर्ट देने के लिए जो पिलर बनते हैं। लेकिन ये पिलर खास थे, ये किसी चीज को सपोर्ट नहीं देते हैं, ये अकेले खड़े हैं कहीं पर, जिनका कोई बेस भी नहीं होता था, सीधा मिट्टी में गड़े होते थे। पिलर का बेस बनाया जाता है, पहले उसकी नींव बनाई जाती है। ये अकेले सिर्फ खड़े थे, उनका बेस नहीं था, मिट्टी में गड़े थे। और इन पिलर्स पर सॉरी, इन पिलर्स पर इंस्क्रिप्शन थी, कुछ लिखा हुआ है, उसके बाद उसको पॉलिश किया गया है, जो आज तक भी वो पॉलिश उतनी शानदार तरीके से चमक रही है। तो वो क्यों किया गया? उसका रीजन था बुद्ध की आइडियोलॉजी को लोगों तक पहुंचाना, बुद्ध के संदेश को लोगों तक पहुंचाना। और दूसरा रीजन था मौर्यन एम्परर जो थे अशोका, वो कोर्ट ऑर्डर्स को लोकल लोगों तक, हर एक इंसान तक ये चीजें पहुंचे, उसके लिए पिलर और रॉक पर इंस्क्रिप्शंस खुदवाई जाती थी। ये रीजन थे उसके। अब लैंग्वेज क्या थी? प्राकृत लैंग्वेज थी। इंडिया में जो है वो स्क्रिप्ट अलग थी, और जो नॉर्थ वेस्ट रीजन है वहां पे खरोष्टी स्क्रिप्ट थी। बाकी अफगानिस्तान के और आगे जाते हैं, वहां पर जो थे पिलर वो ग्रीक और अरमिक लैंग्वेज में थे। अलग अलग 33 टाइप्स की इंस्क्रिप्शंस इन पर पाई जाती हैं। सारी एडिक्ट्स को मिलाएंगे, केव एडिक्ट्स को, पिलर एडिक्ट्स को, रॉक एडिक्ट्स को, सबको मिलाएंगे तो सब पर टोटल 33 इंस्क्रिप्शन अभी तक की पाई गई हैं। और खास बात कि इंडियन हिस्ट्री में ऐसा पहला राजा था जिन्होंने अपने संदेश पत्थरों पर या पिलर पर या केव्स के दीवारों पर खुदवाए थे। इन एडिक्ट्स को किन्होंने सबसे पहले पहचान कर उनको बाद में लिपिबद्ध किया? जेम्स प्रिंसिप ने इन 1837। ये फोटो देखिए, पिलर के पार्ट्स को समझने के लिए है। पिलर का आर्किटेक्चर कैसा था, उसके 4 पार्ट्स। ये जो पूरा लंबा स्तंभ है इसको कहते हैं शेफ्ट, यानी कि a long shaft formed the base and was made up of a single piece of stone or monolith, यानी कि ये पूरा का पूरा एक ही पत्थर से बना था, इसमें बीच में कोई ब्रेक या कोई जोड़ नहीं था। इस पिलर के ऊपर ठीक जैसे ही आप ये गोल सा लोटस जैसा या फिर बेल जैसा शेप देखते हैं, इसको बोलते हैं कैपिटल। ऑन टॉप ऑफ शेफ्ट lay the capital which was either lotus shaped और बेल शेप्ड। ऐसा उल्टे कमल के जैसा लगता है या फिर एक जैसे घंटी लटक रही है वैसा लगता है, इसको कैपिटल बोलते हैं। कैपिटल के ऊपर ये स्क्वायर शेप है जो पिलर में यहाँ पर टूटा हुआ है, उसको बोलेंगे एबेकस। एबेकस के ऊपर एक एनिमल फिगर थी, तो उस एनिमल फिगर का बेस बनाने के लिए ये एबेकस है, यानी कि कैपिटल फिगर का बेस जो है उसको एबेकस कहते हैं।
और इसके ऊपर एबेकस के ऊपर कैपिटल फिगर होती थी। कैपिटल फिगर्स बुल, लॉयन, एलिफेंट, हॉर्स अलग अलग। अब इनका भी अपना एक महत्व था कि बुल को, लॉयन को, एलिफेंट का या हॉर्स को, इनको ही वहां पर क्यों लगाया है उसके ऊपर, और वो ही क्यों स्टेट को सिंबलाइज करती हैं। उसका रीजन ये था कि बुल, लायन, एलिफेंट और हॉर्स हैं, ये बुद्ध के जीवन से जुड़ी हुई चीजें हैं, उनके लाइफ के किसी इवेंट को सिग्निफाई करती हैं ये। बुल प्रॉस्पेरिटी को सिग्निफाई करता है। लायन, बुद्ध जो थे वो शाक्य ट्राइब में पैदा हुए थे, तो शाक्य का जो मतलब है वो लायन है। एलिफेंट बुद्ध के बर्थ को प्रदर्शित करता है। जब उनकी माता ने स्वप्न देखा था कि उन्होंने एक सफेद हाथी देखा है, उसके बाद उन्होंने पूछा था जब कि इसका मतलब क्या है, तब ऋषियों ने बताया कि आपको बहुत ही एक अच्छा पुत्र पैदा होगा जो या तो चक्रवर्ती सम्राट बनेगा या बहुत ही बड़ा कोई साधु बनेगा। तो उनके बर्थ को दर्शाता है एलिफेंट। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। माइनर पिलर इंस्क्रिप्शंस, जो हमने दो पार्ट देखे थे रिलीजियस इंस्क्रिप्शंस, उसमें थे रुमिनदेई और निगाली सागर, दो जो थे। रुमिनदेई पिलर इंस्क्रिप्शन की जो इंफॉर्मेशन मिलती है, इट मेंशंस द एग्जेम्पशन ऑफ लुम्बिनी फ्रॉम बाली वॉलंटरी टैक्स। बाली वो टैक्स होता है जो अपनी इच्छा से जनता राजा को देती है। तो लुम्बिनी यानी कि जहां पर बुद्ध पैदा हुए थे, तो अशोका ने लुम्बिनी को बाली से मुक्त कर दिया था कि आपको वॉलंटरी टैक्स देने की कोई जरूरत नहीं है, और भाग यानी कि जो लैंड टैक्स होता था उसको 50% और कम कर दिया था। वो पहले 1/4 था, उसको 1/8 कर दिया था। यहाँ पर जो पिलर है उसके ऊपर जो एनिमल फिगर होती है वो टूटी हुई है, पर ऐसा अंदाजा लगाते हैं कि शायद से वो हॉर्स कैपिटल था। नेक्स्ट है निगाली सागर पिलर इंस्क्रिप्शन। ये कपिल वस्तु में है। वहां पर एक कनक, कौन का गलत लिख गया थोड़ा, कनक मुनि का स्तूप था। उसमें अशोका ने मेंशन किया है कि उन्होंने उस स्तूप का साइज डबल करवाया था, उसको और बड़ा बनवाया था। स्किल्स स्किल्स में एडिक्ट हमने देखा था, 3 थे, कौसंबी, सांची और सारनाथ। वो बुद्धिस्ट जो मॉन्क्स थे उनके लिए उसमें इंस्क्रिप्शन लिखी हुई है कि आपको कैसे कैसे रहना है। इट अपील्स फॉर मेंटेनिंग यूनिटी इन बुद्धिस्ट ऑर्डर। सांची और सारनाथ के जो एडिक्ट्स हैं उन पर 4 लाइन कैपिटल बनी हुई है, यानी कि बैक टू बैक 4 लाइन बने हुए हैं चारों दिशाओं में देखते हुए। और लाइन इस बात को भी दर्शाता है कि अशोक खुद को ये दिखाना चाहते थे कि वहां पर शेर की तरह वो चारों दिशाओं में बुद्ध का संदेश फैलाना चाहते हैं, और वहीं से चुपचाप सब जगह नजर भी रखे हुए, यानी कि ऑब्जर्व भी कर रहे हैं। कौसंबी एडिक्ट, यही वाला जो स्किस्मेटिक था, इसको क्वीन एडिक्ट कहते हैं। जो अशोक की रानी थी करुवकी, उनका नाम उसमें मेंशन है, उनके जो डोनेशन उन्होंने दिए थे उनका नाम इसमें मेंशन है। ये बाद में इलाहाबाद शिफ्ट हो गया था मुगल टाइम पे। अब उसमें जो स्किस्मेटिक में सारनाथ पिलर था उसके बारे में एक्स्ट्रा थोड़ी सी जानकारी देखते हैं। इसका फोटो देखिए, इसमें जो एबेकस है ये गोल, इसमें चारों जो एनिमल फिगर्स थी वो दी गई है, और चारों के बीच में एक एनिमल फिगर है, जैसे एलिफेंट आपको दिख रहा है इसमें, उसके बाद फिर चक्र है, फिर उसके बाद बुल है, फिर चक्र है, उसके बाद फिर हॉर्स है, फिर चक्र है, उसके बाद फिर ऐसे चारों कैपिटल इसमें दी गई है, और चारों के बीच में 4 चक्र भी चारों दिशाओं में लगे हैं। और ये क्लॉकवाइज ऐसे जैसे चल रहे हों इस तरीके से बनाए, उनके पैर जैसे उठे हुए हों इन एनिमल फिगर्स के, ऐसा लग रहा है कि वो मूव कर रही हैं क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। ये उसके बाद ऊपर 4 लाइन कैपिटल चारों दिशाओं में जैसे लायन देख रहा है। इसके जो नीचे का जो शेफ्ट था, जो पिलर था, वो जब ओरिजिनली जहां पर सारनाथ में पाया गया था वो टूटा हुआ था, तो उसको तो वही उसी ओरिजिनल सारनाथ जगह पे वहीं पे उसको वापस अच्छे से लगवा दिया, और इसको, इस ऊपर वाले हिस्से को, इसको सारनाथ के म्यूजियम में अभी अच्छे से रखा हुआ है सजो के।
जैसा ये दिख रहा है चमकदार, वैसा ओरिजिनल भी वैसा ही बिल्कुल शाइन करता हुआ अभी भी उसकी पॉलिश वैसे ही शाइन कर रही है। और ये भी मेंशन है कि ये जो 4 शेर हैं, इनके ऊपर जैसे इनके सिर पे छतरी जैसा हो, इनके ऊपर भी एक बहुत बड़ा अम, चक्र था, वो भी टूटा हुआ वहीं मिला था जो इससे लगा हुआ था। उसको भी थोड़ा सा अच्छे से उसको अरेंज करके ठीक करके वहीं पे रख दिया गया है सारनाथ के म्यूजियम में। अब इसकी जो इंफॉर्मेशन है, वाराणसी, नियर वाराणसी में अशोका ने बनाया था। धर्म चक्र, जो इसमें जो चक्र बने हुए हैं, ये सारनाथ में बुद्ध ने अपना पहला ज्ञान दिया, पहली बार धर्म का ज्ञान वहां पर दिया था, पहला उनका जो उपदेश था। तो इसलिए धर्म चक्र वहां से शुरू होता था। धर्म चक्र परिवर्तन को दर्शाने के लिए चक्र को वहां पर लगाया गया है। 4 लाइन्स है बैक टू बैक, 4 एनिमल फिगर्स सेम जैसा बताया, इन्वर्टेड लोटस है। और ये जो चक्र है, ये इसमें 24 स्पोक्स हैं, 24 तिल्लियां हैं, और स्पेशल नेशनल एम्बलम है हमारे इंडिया का। अब आते हैं बाकी जो राइट साइड पे हमने देखे थे नॉन रिलीजियस एडिक्ट्स, उसमें से 7 पिलर एडिक्ट्स हैं। उसकी लिस्ट 6 जगह पर पाए गए हैं, इलाहाबाद, मेरठ, टुपरा, लोरिया अराराज, लोरिया नंदनगढ़ और रामपुरवा। इसमें से ये जो जगह पहले देखते हैं, इसमें से दिल्ली टोपरा और दिल्ली जो मेरठ का है, वो फिरोज शाह तुगलक ने पहले अंबाला में, उनकी जो ओरिजिनल प्लेस थी अंबाला में थी और मेरठ में थी, वहां से दिल्ली शिफ्ट किया। इसमें से जो दिल्ली टोपरा है, उसी पर 7 टॉपिक्स हैं, बाकी सब पर 6 टॉपिक हैं। ये अकेला है दिल्ली टोपरा वाला जिसपे 7वां इंस्क्रिप्शन भी है, मेंशन है उसपे। फिरोज शाह थे भी ऐसे मुगल जो ज्यादातर चीजों को कहीं से उठाकर कहीं रखते थे, तो इन्होंने 2 पिलर को भी उठा के दिल्ली में रख लिया था। अब वापस आते हैं यहाँ पे, पिलर एडिक्ट 1 to 7, इन पे क्या क्या मेंशन है। इसमें से यानी कि अपने इंस्क्रिप्शंस के थ्रू ऐसा पहला राजा भारतीय इतिहास में जो अपने संदेश और बुद्ध के संदेश लोगों तक पहुंचाना चाहता है। बुद्ध के संदेश क्यों लोगों तक पहुंचाने हैं? क्योंकि कलिंग के वॉर के बाद अशोका ने जब रियलाइज किया कि मैंने कितना पाप किया, इतने सारे लोगों की जान मैंने केवल अपने स्वार्थ के लिए ली, इसलिए कि मुझे भूमि का कुछ टुकड़ा मिले, मेरे राज्य में शामिल हो जाए, उसके लिए मैंने बिना सोचे समझे लाखों लोगों को मार दिया। इससे मुझे क्या मिला? मुझे शांति तो नहीं मिली। तो वो सब उसके बाद उन्होंने खुद जो रियलाइज किया कि बुद्ध का जो संदेश है वो क्यों जरूरी है लोगों के लिए, वो समझते हुए अशोका ने बुद्ध के संदेश को और कुछ कोड ऑर्डर्स को, कि जहां पर लोग नहीं मानते हैं, अहिंसा का पालन नहीं करते हैं, तो उनको एज अ ऑर्डर पिलर्स पर इंस्क्राइब करके लोगों तक पहुंचाया कि ये मेरे संदेश हैं और ये मेरे ऑर्डर्स हैं। तो वो क्या थे? पिलर एडिक्ट्स में जो 7 मेंशन है। अब इनको कैसे भी ट्रिक करके या किसी नंबर की तरह अपनी कुछ चीजों से जोड़ करके जैसे भी आप लोग इनको याद कर सकते हैं, याद करने होंगे। पिलर एडिक्ट में अशोका अपनी प्रिंसिपल के बारे में मेंशन करते हैं कि लोगों की प्रोटेक्शन जरूरी है। पिलर एडिक्ट 2 में धम्म को डिफाइन करते हैं। अशोका खुद पूछते हैं व्हाट इज धम्म, और फिर उसके बाद उसी का आंसर देते हैं। धम्म क्या है? धम्म मिनिमम ऑफ सेंस, मेनी वर्च्यूज, कंपैशन, लिबरलिटी, ट्रुथफुलनेस एंड प्योरिटी। तो क्या क्या धम्म में होना चाहिए? हमको कम से कम हो सके गलत काम करे, ज्यादा लोगों की भलाई करना है, शुद्ध अपने मन को और अपने विचार को, कर्मों को, सबको शुद्ध रखना है, सच रखना है, अहिंसा का पालन करना है, ये सब चीजें। पिलर एडिक्ट 3 में हमें क्या क्या चीजों का त्याग करना है? हार्शनेस, क्रुएलिटी, एंगर, प्राइड, इन सब का। पिलर एडिक्ट 4 में रज्जुकास की जो ड्यूटीज हैं, यानी कि एडमिनिस्ट्रेशन पर्पज से, उनको मेंशन किया है। फिफ्थ में मिलता है जो
जानवर जिनको मारना नहीं चाहिए और जो उन जानवरों की लिस्ट जो किसी भी ओकेजन पर मारने बैन है। ऐसा कहानियों में होता है कि अशोका जो थे वो अपनी डेयरी में 2 मोर और 1 हिरन उनके किचन में ज़रूर बनता था। तो वो बाद में बंद हो गया कि आप केवल अपने स्वाद के लिए, अपनी इच्छा के लिए आप उस जानवर को मारने पर बाध्य हो जाते हो, उसको मारना चाहते हो जिसके प्राण लेने का या फिर जिंदगी लेने का हक केवल भगवान को है, आपको कोई हक नहीं है। ठीक। फिर है पिलर एडिक्ट 6, इसमें धम्म पॉलिसीज हैं का मेंशन है, और 7th में उस पॉलिसीज पर अशोका ने क्या काम किया था उनका मेंशन मिलता है। जो 7 है ये सबसे लंबा है, उन्होंने अशोका ने अपने काम बताए हैं उसके बारे में। मेजर पिलर इंस्क्रिप्शंस अब ये कहाँ कहाँ पर है? वैशाली बिहार में, यहाँ सिंगल लाइन कैपिटल है लेकिन इस पर कोई इंस्क्रिप्शन नहीं है, कुछ लिखा हुआ नहीं है। लौरिया नंदनगढ़ बिहार में है, सिंगल लाइन कैपिटल। लौरिया अररा चंपारण में बिहार में है। टोपरा दिल्ली हमने देखा था पहले, सेम मेरठ दिल्ली, ये दोनों दिल्ली में अलग अलग जगहों से फिरोज शाह तुगलक ने दिल्ली में शिफ्ट किए थे। रामपुरवा में 2 हैं, एक तो है लायन कैपिटल और एक है बुल कैपिटल। एक है संकिस्सा यूपी में, ये शायद एलिफेंट कैपिटल है। पिक्चर्स देखिए, वैशाली फर्स्ट वाली है वैशाली पिलर, इस पर इनका देखिए कोई बेस नहीं है, ये सीधे जमीन में ऐसे ही गड़े होते थे, इस पर कोई इंस्क्रिप्शन नहीं है। दूसरा लौरिया नंदनगढ़ पिलर और तीसरा दिल्ली मेरठ, इसका जो ऊपर का है कैपिटल इस पे कोई नहीं है या फिर शायद टूट गया था, ये इस पे कुछ नहीं मिलता है। मेजर रॉक एडिक्ट ऑफ अशोका, अब रॉक एडिक्ट्स की बात आती है, जो 14 रॉक एडिक्ट्स हम देखते हैं वो 8 जगह पर पाए हैं। धौली और जौगुड़ा ओडिशा में, गिरनार गुजरात में, कालसी उत्तराखंड में, मानसेहरा शहबाजगढ़ी पाकिस्तान में, सोपारा महाराष्ट्र में एंड गिरागुड़ी आंध्र प्रदेश में। इनको याद करने की कोई ट्रिक आप लोग बना सकते हैं, मैंने एक देखी थी, आप अपनी कुछ फाइंड करिए ये जगहों को याद कैसे करना है, 8 जगहों को। इस पर 14 जो रॉक एडिक्ट है उसका डिस्क्रिप्शन बाद में हम पढ़ेंगे, क्या क्या 14 कौन कौन से इंस्क्रिप्शंस हैं। 2 सेपरेट एडिक्ट कलिंगा में, कलिंगा एडिक्ट 1 और 2, उसमें क्या मेंशन है? फर्स्ट में किंग डिक्लेयर्स दैट ऑल मेन आर हिज चिल्ड्रन, टॉक्स अबाउट महामंत्रास। और सेकेंड में प्रोक्लेमेशन ऑफ एडिक्ट्स इवन टू अ सिंगल पर्सन, हर एक इंसान तक ये पहुंचना चाहिए। स्क्रिप्ट क्या क्या थी? मैप में हमने देखा था जो अफगानिस्तान में था, कंधार में, या उससे आगे जो थे ग्रीक और अरेमिक लैंग्वेजेस में है। एडिक्ट 13 उस पे है, लिखा हुआ है। पाकिस्तान में जो थे उनमें प्राकृत तो लैंग्वेज है लेकिन रिटर्न जो स्क्रिप्ट है, किसमें स्क्रिप्ट में लिखे हैं? खरोष्टी स्क्रिप्ट में। खरोष्टी स्क्रिप्ट जब ग्रीक इन्वेजन हुआ उसके बाद इंडियन स्क्रिप्ट ब्राह्मी स्क्रिप्ट के साथ मिक्स होके खरोष्टी स्क्रिप्ट बनी थी, जो 4th AD तक ये स्क्रिप्ट चलती रही थी, उसके बाद नहीं प्रचलन में रही। बाकी जो इंडिया में जितने जगह पर है वो प्राकृत या मगधी लैंग्वेज में है और उनकी स्क्रिप्ट क्या है? ब्राह्मी स्क्रिप्ट। फिर जो माइनर रॉक एडिक्ट्स थे, जो हमने रिलीजियस एडिक्ट्स वाले पार्ट में जो सबसे नीचे देखे थे 18 प्लेसेस पे माइनर रॉक एडिक्ट्स, वो इनकी काफी सारी जगह पर है। इनमें से जो 3 सबसे ज्यादा क्वेश्चन जिनसे आते हैं उनके बारे में हम देखते हैं, कांधार, बबरू और मस्की। अब कांधार यानी कि कहाँ है? अफगानिस्तान में, ठीक है। कांधार यानी कि गांधार, जो हम महाभारत में गांधार शब्द सुनते हैं ना, गांधारी जहाँ की रानी थी, वो ये अफगानिस्तान में गांधार, कांधार। इसमें ये बायलिंगुअल है यानी कि 2 लैंग्वेजेस ग्रीक और अरेमिक में लिखा हुआ है। टॉक्स अबाउट फिशरमैन एंड हंटर गिव अप हंटिंग, यानी कि अशोका के इंस्क्रिप्शन पढ़ने के बाद बुद्ध की जो संदेश था उसको सुनने के बाद उन लोगों के भी मन कैसे बदले, उन्होंने हंटिंग छोड़ दिया, ये उसके बारे में डिस्क्राइब करता है, कितना फर्क पड़ा है ना। भबरू इंस्क्रिप्शन ये बैराट राजस्थान में है और अशोका ने कलिंग युद्ध के बाद बुद्धिज्म को अपनाया, ये उसमें मेंशन है। मस्की इंस्क्रिप्शन फर्स्ट एडिक्ट ऑफ अशोका दैट कंडेन्ड
contained the name Ashoka in it. पहला ऐसा इंस्क्रिप्शन मिला था जिसमें अशोका नाम लिखा, बाकी सब में दवानम, प्रिय, प्रियदसी, अलग अलग बहुत सारे नाम मिलते हैं। अशोका नाम ऐसे 4 इंस्क्रिप्शंस में मिलता है। एक मस्की इंस्क्रिप्शन, दूसरा ब्रह्मगिरी जो कर्नाटक में है, तीसरा गुज्जर इंस्क्रिप्शन जो एमपी में है, और निट्टूर जो आंध्र प्रदेश में है। 4 जगह पर अशोका का नाम मेंशन मिलता है। ये रॉक एडिक्ट्स देखिए, ऐसे रॉक्स थे जिन पर ये लिपियां लिखी हुई होती थी। अब हम पढ़ते हैं इन जो 14 मेजर रॉक एडिक्ट्स हैं उन पर क्या क्या। तो पहला है प्रोहिबिशन ऑन एनिमल स्लॉटर। इंसान के साथ तो अहिंसा करनी नहीं है, जानवरों के जीवन का भी सम्मान करना है। सेकंड में है मेंशन ऑफ प्लेसेस ऑफ चोलास, पंड्यास, सत्यपुत्रास एंड केरला पुत्रास, जो साउथ के किंगडम थे उनके नाम मेंशन मिलते हैं। थर्ड में डायरेक्शन टू प्रदेशिकास, युक्तास, रजुकास फॉर प्रोपगेशन ऑफ धम्मा, लिबर्टी टुवर्ड्स ब्राह्मण्स एंड श्रमणास, जो अशोका ने नियुक्त किए थे लोग धम्म को फैलाने के लिए और ये देखने के लिए भी कि लोग उनका पालन ढंग से कर रहे हैं या नहीं। तो उनके लिए क्या क्या आदेश हैं कि आपको क्या क्या करना है, क्या चीजें ध्यान रखनी है, उनका उसकी लिस्ट, उसका मेंशन इसमें मिलता है। और इसके साथ साथ सिर्फ ये कोई फोर्स नहीं था कि आपको बुद्धिज्म को अपनाना है या फिर बुद्ध के लोग इनको ध्यान में रखना है, उनके सारे ट्रेडिशंस को फॉलो करना है, ऐसा नहीं था। बाकी सभी धर्मों का भी सम्मान था। इसीलिए ब्राह्मण्स को और श्रमणास को, श्रमणा यानी कि बाकी जो ट्रेडिशन थे, जैनिज्म, आजीविका, उनको भी लिबर्टी थी कि आप अपने पहले की जो आप ट्रेडिशन जैसे फॉलो करते आ रहे हैं उनकी आपको पूरी छूट है, आप वैसे ही कर सकते हैं, बशर्ते वो किसी और को नुकसान ना पहुंचाने वाला हो। जैसे कि ब्राह्मणिज्म में था बलि देते थे तो वो जानवरों को नुकसान पहुंचाते थे, वो अलाउड नहीं था। आपके अगर ट्रेडिशन किसी और को, इंसान को या जानवर को या फिर किसी प्रकृति को नुकसान नहीं पहुंचाते हैं तो वो अलाउड है सारे के सारे, उसमें आपको सारी छूट है। ठीक है। फिर फोर्थ आता है इम्पैक्ट ऑफ धम्मा ऑन सोसाइटी, धम्मा घोष। अब ये सारे इंस्क्रिप्शन पिलर्स पे अलग अलग जगह पे बना तो दिए, उसके बाद इसका इम्पैक्ट सोसाइटी पर कैसे होना है। भेरी घोष से धम्म घोष, भेरी घोष यानी कि जो पहले अशोका का जो नेचर था उससे धम्म घोष बना, यानी कि धम्म का घोष हुआ, उसके बाद क्या इम्पैक्ट पड़ता है। और नॉन वायलेंस टुवर्ड्स एनिमल्स। फिफ्थ है अपॉइंटमेंट ऑफ धम्म महामात्रास। धम्म महामात्रास यानी कि जो स्पेशली सिर्फ इसी काम के लिए नियुक्त किए गए थे, बुद्ध के संदेशों को लोगों तक पहुंचाते थे। कंसर्न्स अबाउट द पॉलिसी टुवर्ड्स स्लेव्स, एवरी ह्यूमन इज माय चाइल्ड, ये उस पे इंस्क्रिप्शन में लिखा हुआ है, एवरी ह्यूमन इज माय चाइल्ड। सिर्फ इंसान है, जानवर है, इनके लिए ही नहीं, स्लेव्स को भी कैसे ट्रीट करना है, स्लेव्स भी इंसान हैं, उनको भी आप कोई नुकसान या फिर उनके लिए घृणा या फिर जैसे अपनी सोसाइटी में होता है ना कि पार्शियलिटी होता है, उन पर उनको अलग ट्रीट किया जाता है, वो नहीं होना चाहिए। वो भी कंसर्न अशोक जताते हैं, शायद इसलिए उनको अशोका द ग्रेट कहते हैं। सिक्स्थ आता है वेलफेयर मेजर्स, एफिशिएंट ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। वेलफेयर सोसाइटी के अच्छे के लिए, जो वेलफेयर के लिए जो काम थे उनका उल्लेख उसमें मिलता है। और साथ ही एडमिनिस्ट्रेशन उसमें कैसे काम कर रहा था कि लोग जो अशोका ने नियुक्त किए थे ये सब काम को देखरेख करने के लिए, और दूसरे उनके ऊपर स्पाई भी की जो खास लोग थे अशोका ने काम के लिए रखे हुए हैं वो भी ठीक से काम कर रहे हैं या नहीं, उसकी जानकारी अशोका को देने के लिए अलग लोग, कि अगर कोई इंसान काम ठीक से नहीं कर रहा है, धम्म में जो उन्होंने एक धम्म महामात्रास, युक्तास, रजुकास जो नियुक्त किए हुए हैं उनके ऊपर भी निगरानी रखने के लिए अपने गुप्तचर रखे हुए थे। ये एफिशिएंट उस टाइम अशोका के एडमिनिस्ट्रेशन को दर्शाता है। सेवेंथ है प्रोपगेशन ऑफ पीस, बैलेंस ऑफ माइंड एंड फेथ, टॉलरेंस अमंग द ऑल सेक्ट्स। ये बुद्धिज्म की जो धम्म था वो केवल कोई रिलीजन नहीं था, वो था यानी कि आपको अपने माइंड को कैसे रखना है और दूसरे
जो सेक्ट्स हैं, ब्राह्मणिज्म है, जैनिज्म है, आजीविका है, उनके साथ भी कैसे टॉलरेंस रखना है, सभी का एक साथ शांति से अस्तित्व कैसे बनाए रखना है। 8th है डिटेल्स ऑफ विजिट टू बुद्धि ट्री। अशोका बुद्धि ट्री को देखने के लिए गए थे, उसकी डिटेल्स इसमें मिलती है। 9th में स्ट्रेस ऑन सेरेमनी ऑफ धम्मा। धम्मा के अकॉर्डिंग क्या क्या सेरेमनीज होनी चाहिए उन पर इस पर बल दिया गया है। 10th में कंडमेंस द डिजायर फॉर फेम एंड ग्लोरी, स्ट्रेस ऑन पॉपुलैरिटी ऑफ धम्मा। यानी कि व्यक्तिगत फेम और ग्लोरी को की जो आपकी इच्छाएं हैं, मेरा सब जगह नाम हो, मेरी सब जगह ग्लोरी बढ़े, सब जगह, उसको आपको ध्यान में नहीं रखना है। खुद के फेम ग्लोरी को आपको छोड़ना है और धम्म की पॉपुलैरिटी करनी है, धम्म को लोगों तक पहुंचाना है। खुद के अच्छे के लिए नहीं करना, खुद के फेम के लिए ये सब नहीं करना है, ये धम्म के लिए करना है। 11th अप्रेजल ऑफ धम्म रिलीजियस टॉलरेंस। 12th में मिलता है, 11th मतलब सेम वही है। 12th है प्रोपगेशन टू रिलीजन ऑफ डिफरेंट फेथ्स, चेंज ऑफ हार्ट आफ्टर कलिंग वॉर। कलिंग वॉर के बाद कैसे अशोक का हृदय परिवर्तन हुआ, ये उसमें मेंशन है। और प्रमोशन टू रिलीजन ऑफ डिफरेंट फेथ्स, बाकी सब रिलीजन्स को भी उतना ही छूट मिलता है, उतना ही जगह मिलता है एक्सपांड करने के लिए। 13th सबसे बड़ा है, लार्जेस्ट ऑफ ऑल। इसमें ये एक तरीके से कहा जाता है कि अशोक का माफीनामा है। उन्होंने ये खुद कबूल किया था कि मैंने कलिंग वॉर में लोगों की इतनी सारी हत्याओं का रीजन जो मैं बना हूं, उसके लिए मैं माफी चाहता हूं। कैसा होता है कि राजा युद्ध करता है, भूमि जीतता है और उसको अपने अंडर मिला लेता है, उसके बाद वहां पर पिलर्स भी या स्तंभ भी बनवाते हैं, तो कैसे विजय प्रतीक के रूप में। अशोक पहला ऐसा राजा था जिसने गिल्टी तो फील किया, उसके बाद माफी भी खुद मांगी। मेंशन ऑफ ग्रीक रूलर एंटियोकस, टॉलेमी, एंटिगोनस, मेगास, अलेक्जेंडर, जो अशोका के कंटेम्पररीज थे, उनका नाम भी इसमें मिलता है। मेंशन ऑफ कैसल्स लाइक कंबोज, नबकाज, अंद्रा, इन सब का मेंशन भी उसमें मिलता है। डिस्क्राइब 14th जो लास्ट है, डिस्क्राइब्स इंग्रेविंग्स ऑफ इंस्क्रिप्शंस एंड डिफरेंट पार्ट्स ऑफ कंट्री। अशोका कहते हैं कि मेरी जो ये सारे के सारे इंस्क्रिप्शंस हैं, इसको आप बाकी लोग भी अलग अलग जगह तक पहुंचाएं, सेम इसी तरीके से। अब आते हैं स्तूपाज में। स्तूपास वर बरियल माउंट्स प्रेवेलेंट इन इंडिया फ्रॉम द वैदिक पीरियड। यानी कि ये सिर्फ मौर्यन एम्पायर में ही नहीं बने थे, उससे पहले भी थे। जब बुद्ध का महापरिनिर्वाण के बाद, यानी कि बुद्ध ने जब अपने शरीर का त्याग कर दिया था, उसके बाद उनके जो रिलिक्स थे, यानी कि वो कुछ भी हो सकता था, उनके शरीर का कोई अंग, बाल, नाखून, या फिर वो चीजें जो उन्होंने यूज की थी बुद्ध ने, जैसे कि उनका कमंडल हो सकता था, उनकी लकड़ी हो सकती थी, कुछ भी, वो चीजें बुद्ध की, उन चीजों को पवित्र माना गया और उनको संजो कर रखने के लिए स्तूप बनाए गए थे। वो स्तूप जैसे एक मट के जैसे चीज में उन रिलिक्स को रखा गया और उसके बाद उसके ऊपर एक अनबर्न, बिना पकी हुई ईंटों के साथ उसको अच्छे से बना ढक दिया गया और उसके बाद बर्न ब्रिक से उसका और ऊपर कवर किया गया और उसके ऊपर लेयर की, प्लास्टर की लेयर बना दी गई। तब तक सिर्फ इतना ही था। मॉडर्न पीरियड में जो स्ट्रक्चर बाकी जो डेवलप हुआ, उसको आप इस फोटो में देखिए, बाकी चीजें फिर आई, छतरी, हर्मिका, मेधी, तोरण, ये सब चीजें प्रदक्षिणा पथ ये बाद में डेवलप हुई। ये बीच में जो अंडा शेप जैसा था, ये उससे पहले इतना ही था, बस उस चीज को संजो कर रखने के लिए। अशोका ने बाकी बाद में उन चीजों को निकाला और उनको और सेवरल पार्ट्स, उनके और ज्यादा पार्ट्स किए और अलग अलग बहुत सारी कई हजार जगहों पर उनको रखवा कर उसके बाद ऐसे बड़े बड़े अच्छे सुंदर स्तूप बनवाए थे। इसका स्ट्रक्चर देखते हैं तो इसके चार तरफ देखिए, चारों तरफ गेट है, गेटवेज, इसको तोरण कहेंगे। तोरण को वर्ड जो गेट पर हम लटकाते हैं उसको कहते हैं, ऐसे अगर आप लोगों ने नाम सुना। तो चार तरफ गेटवे थे, ज्यादातर ये लकड़ी के बने होते थे और उन पर, उनके बाद उन पर जो कारीगरी होती थी, जो उन पर पिक्चर्स कार्विंग की जाती थी, वो सारी की सारी बुद्ध की जो जीवन की कथाएं थी उनसे रिलेटेड थी, उनकी इन पर कार्विंग्स थी इसके स्ट्रक्चर में। फिर उसके बाद बीच में देखिए अंडा आता है, यानी कि
ये गोल सा जो हेमिस्फेरिकल माउंड है जिसमें बुद्ध के रिमेन्स रखे हुए हैं, उसके ऊपर ये चौकोर सा हर्मिका आपको दिखाई देगा। इसका मतलब है इसके ठीक नीचे, एग्जैक्ट इसके ठीक नीचे बुद्ध के रिमेन्स रखे हुए हैं, और उसके ऊपर 3 छतरी जो है उस पे ये 3 आप जगह देखिए, 3 1 2 3 ऐसे 3 यू सर्कल से बने हुए छतरी में, वो 3 चीजें उस चीज को मेंशन करती है जो बुद्ध ने कही थी। बुद्ध, धम्म और संघ, इन चीजों को मेंशन सिग्निफाई करती है। उसके बाद प्रदक्षिणा पथ, इसको तोरण से अंदर जाने के बाद ये आप साइड में देखिए सीढ़ियां हैं, सीढ़ियां से ऊपर जाके इधर नीचे और ये साइड में दोनों तरफ प्रदक्षिणा पथ था, यानी कि उसके चारों तरफ आप प्रदक्षिणा कर सकते थे। कैसे बना था? अनबर्न्ड ब्रिक से, जैसे मैंने बताया, अंदर उसमें रखी वो रिलिक्स, और उसके बाद उसको ऊपर से बिना पकी हुई ईंटों से, अनबर्न्ड ब्रिक से उसको कवर किया। आउटर सरफेस वॉज मेड बाय बर्न्ट ब्रिक्स, उसके बाद उसकी आउटर सरफेस को बर्न्ट ब्रिक से कवर किया, और देन कवर्ड थिक विद अ थिक लेयर ऑफ प्लास्टर एंड मेधी। ठीक है, उसके बाद उसको ऊपर से प्लास्टर की और मेधी की लेयर से उसको कवर किया। ये है सांची का एग्जाम्पल्स कुछ है, ये सांची के स्तूप में देखिए सेम ऐसे जो तोरण पे आप देखेंगे ऐसे जो कुछ कुछ डिजाइन बने, उसको पास में किसी गूगल में सर्च करेगा फोटो से, इस पे आपको उनकी लाइफ से रिलेटेड फोटोज या कार्विंग्स जो मिलेगी। यहाँ गेटवे से अंदर जाने के बाद ऊपर इस फोटो में आपको सीढ़ियां भी दिखाई दे रही हैं, और ऊपर ही हर्मिका और ये छतरी भी इस फोटो में दिखाई दे रही है एज इट इज। ये सांची स्तूप का पिक्चर है। सांची स्तूप मध्य प्रदेश में। दूसरा एग्जाम्पल पिपराहवा उत्तर प्रदेश में है, वो सबसे पुराना है, द ओल्डेस्ट वन। स्तूपा बिल्ट आफ्टर द डेथ ऑफ बुद्ध, जो यानी के पहले बने थे बुद्धा की मृत्यु के बाद। राजगृह, वैशाली, कपिलवस्तु, अलकप्पा, रामग्राम, वेद वेथपीड़ा, पावा, कुशीनगर एंड पिपलीवाहन, इन जगह पर बने थे। इन जगह से अशोक ने बाद में वो चीजें निकाली और उनको और ज्यादा डिवाइड करके और बहुत सारी जगहों पर भी स्तूप बनवाए थे। ये शुरुआती स्तूप थे जो अशोक से पहले बन गए थे। स्तूपा एट बैराट, राजस्थान का जो स्तूप है उसका जो ये माउंट है ये बिल्कुल ही गोल है, जैसे इसमें है हेमिस्फेरिकल है, वो जो स्तूप की खासियत है वो बिल्कुल ही गोल है, सर्कुलर है। नेक्स्ट आते हैं केव्स पर। केव्स मौर्यन टाइम पीरियड की ही खासियत है, तभी बननी शुरू हुई थी। केव्स वर जनरली यूज्ड एज विहारास, फॉर एग्जांपल लिविंग क्वार्टर्स बाय द जैन एंड बुद्धिस्ट मॉन्क्स। जो जैन और बुद्ध मॉन्क थे, साधु थे, आजीविका साधु थे, वो लोग एक जगह पर ठहरते नहीं थे, वो चलते रहते थे। कभी एक जगह पर गए, वहां उन्होंने भिक्षा मांगी, अपन उसके बाद उसके बदले लोगों को ज्ञान दिया, उपदेश दिए, और फिर उस जगह पर रुकते नहीं थे, उसके बाद नई जगह पर आगे बढ़ जाते थे। लेकिन मॉनसून के सीजन में प्रॉब्लम होती थी कि वो बहुत ज्यादा फिर आगे जा नहीं सकते थे, उनको कहीं रुकने की जगह चाहिए थी, लेकिन वो लोगों के घर में, यानी कि गृहस्थ लोग के घर में प्रवेश तो कर नहीं सकते, वहां नहीं रह सकते थे, तो इसलिए उनके लिए केव्स बनाई गई थी। राजाओं ने या ट्रेडर्स ने, व्यापारियों ने केव्स को एज अ डोनेशन बुद्धिस्ट आजीविका या जैन मोंक्स को दिया था कि ये आपके विहार के लिए, यानी कि एज अ लिविंग क्वार्टर्स आप इन्हें यूज कर सकते हैं। जो मौर्यन एम्परर्स ने बनाई थी बराबर केव्स और नागार्जुना केव्स। बराबर केव्स अशोका ने बनवाई थी, नागार्जुना केव दशरथ के टाइम पे बनी थी, तो शायद दशरथ ने बनवाई थी। ये यानी कि 7 केव्स है, मकदमपुर रीजन, जहानाबाद डिस्ट्रिक्ट, बिहार में। 4 बराबर केव है, इनके नाम जो है कर्ण चौपर, सुदामा केव, लोमस ऋषि केव और विश्वामित्र केव। अशोका ने आजीविका सेक्ट को दी थी। और नागार्जुना केव 3 केव्स हैं बिहार में, वही सेम ड्यूरिंग द टाइम ऑफ दशरथ, ग्रैंडसन ऑफ अशोका। गोपी केव, बाह्यक केव और वेदांतिका केव। ये जो है बराबर केव का एक फोटो है, इसको देखिए। सिर्फ ऐसा नहीं कि बहुत बड़ी पहाड़ी है, बराबर जो हिल्स हैं उन पर ये 4 केव बनी है, और ये नागार्जुना, दूसरा जो है नागार्जुना हिल्स को काट कर उसके अंदर 3 केव्स बनाई है। तो खाली काट के उसको थोड़ा सा जगह बना के दे दिया ऐसा भी नहीं था, बहुत सुंदर। इसकी जो बाहर देखिए ऐसा लगता है पत्थर नहीं, किसी उसकी बजाय लकड़ी
को काटकर लकड़ी पर ये सारी बनाई गई है। और उसके बाद अंदर जब जाते हैं, अंदर की इसमें मैंने फोटो नहीं डाली, गूगल पे सर्च करिए। उसके बाद कुछ फोटोज मिलेंगी जहां पर इसके अंदर का जो स्ट्रक्चर है, रूम है, वो अंदर भी पॉलिश किया हुआ है। वो पॉलिश ऐसा है कि रोशनी आने पर जब आप खड़े होते हैं तो उस दीवार पर एग्जैक्ट आपका रिफ्लेक्शन दिखाई देता है, उस पे, फर्श पे, उस पे पॉलिश पे ठीक फोटो दिखाई देती है। इतने सुंदर तरीके से ये बनाई गई थी। एज अ विहार और एज अ चैत्य भी इसको यूज करते थे। चैत्य यानी कि जहाँ पे पूजा वगैरह, पूजा या साधना करते हैं मॉन्क्स, और विहार यानी कि जहाँ पे वो सिर्फ रहते थे, विश्राम करते थे। इनसे से इनमें कुछ जुड़े जुड़े इनके साथ, इन केव्स के साथ अटैच्ड अंदर एंटर करने के बाद एक और गेट अंदर ही होके अटैच्ड रूम्स भी होते थे। जैसे एंटर किया, फिर ये हॉल है, इस हॉल के बाद में एक और अंदर ही काट करके गेट, और अंदर दूसरा एक रूम होता था इन सभी में ऐसा। नेक्स्ट आता है स्कल्पचर्स। Two of the most famous sculptures of Mauryan period are those of Yaksha and Yakshini. ये एक तरीके से यक्ष और यक्षिणी उस टाइम के उनको ऐसा ट्रीट किया जाता कि नेचर के प्रोटेक्टर्स हैं ये, और कई जगहों पर इनको दोनों की पिक्चर्स, मूर्तियों को रखा जाता था, स्कल्पचर्स को रखा जाता था। दे वर ऑब्जेक्ट्स ऑफ वर्शिप रिलेटेड टू ऑल थ्री रिलीजन्स। हर रिलीजन की जो चीजें बनती है, केव्स हैं या स्तूप है, उनमें ये बाहर रखे जाते थे, किसी एक रिलीजन से रिलेटेड नहीं थे। द अर्लीस्ट मेंशन ऑफ यक्ष कैन बी फाउंड इन शिलापद्दीकरण, अ तमिल टेक्स्ट। जो लिखित में जो मेंशन है तमिल टेक्स्ट में, शिलापद्दीकरण में इसका मेंशन है यक्षी का। द torso of the nude male figure found at लोहनीपुर at पटना। पटना में यक्ष का ये स्कल्पचर पाया है, और यक्षी कहाँ मिली थी? पटना के दीदारगंज विलेज में। ठीक है। अच्छा, उस टाइम के स्कल्पचर की एक खासियत ये भी थी कि हम रियलिटी की बजाय आइडियलिज्म को दिखाते थे, यानी कि फिगर जैसा यक्ष और यक्षिणी, यानी कि एक मेल और फीमेल फिगर्स, तो जैसा मेल और फीमेल का एग्जैक्ट फिजिकल स्ट्रक्चर होता है वैसा ही वो एग्जैक्ट बनाया है। मतलब जैसे यक्ष है तो चौड़े कंधे हैं, सिक्स एक एब्स हैं, वैसे ही सेम यक्षी का जैसा फिजिकल फिगर एक विमेन का होता है वैसा एग्जैक्ट उसको दिखाना। जबकि रियल में सबका ऐसा फिजिकल स्ट्रक्चर हो ऐसा जरूरी नहीं है, लेकिन उस टाइम के स्कल्पचर्स की खासियत ये थी कि वो सिर्फ आइडियलिस्ट चीजों को ही दिखाते थे। ठीक है। और स्कल्पचर, इसके बाद आते हैं पॉटरी पे लास्ट। इससे पहले जो थी मॉडर्न पीरियड की अपनी एक स्पेशलिटी है, नॉर्थ ब्लैक पॉलिश्ड वेयर, NBPW इस पॉटरी को कहते हैं। यानी कि पॉटरी के ऊपर ब्लैक कलर की, जो ब्लैक कलर से पॉलिश की गई है, उसके बाद उसके ऊपर चित्र या कार्विंग्स या पेंटिंग जो बनाई गई है, इनमें देखिएगा। ब्लैक पेंट एंड हाईली लश्रस फिनिश। ब्लैक पेंट, और उसके बाद सेम जो उस मॉडर्न पीरियड की जो खासियत थी, पॉलिशिंग जो इतनी सुंदर होती थी, शीशे के जैसे बिल्कुल वो, यानी कि बहुत ही ज्यादा चमकदार। उस टाइम की पॉटरी के स्कल्पचर्स की जो पॉलिशेस थी, उनकी खासियत होती थी, जो शायद से मॉडर्न पीरियड के बाद लुप्त हो गई थी। क्योंकि उसके बाद जो बाहर से इन्विजन हुए थे, बाकी जो पोस्ट मॉडर्न पीरियड में आए थे बाहर से, उनके साथ मिक्स होकर नई तरीके के स्कल्पचर्स और तरीके की आर्ट फॉर्म डेवलप होने लगी, और ये जो आर्ट फॉर्म थी वो धीरे धीरे लुप्त होती चली गई। जनरली यूज्ड एज लग्जरी आइटम्स, ये जो पॉटरी यूज होती थी। कौसाम्बी एंड पाटलिपुत्र वर सेंटर ऑफ NBPW पॉटरी। इनके सेंटर कहाँ थे? कौसाम्बी और पाटलिपुत्र में। कुछ और ऑब्जेक्ट्स, टेराकोटा ऑब्जेक्ट्स भी उस टाइम पे पाए गए। मदर गॉडेस इन क्ले डिस्कवर्ड एट अहिच्छत्र। टेराकोटा प्रिमिटिव्स, आइडल्स और इमेजेस लाइक टॉयज, डाइज, ऑर्नामेंट्स एंड बीड्स। तो इसके बाद हम आते हैं अशोका थम्ब। हमने सारे के सारे अलग अलग तरीके की जो आर्ट और आर्किटेक्चर था उसका हमने देखा, क्या क्या फीचर्स थे उनके। उनमें हर एक में जो खास बात थी वो डिफाइन करती है अशोका के धम्म को। अब उसकी एक थोड़ी सी निगाह हम देखते हैं, क्या था अशोका धम्म।
नॉट अ रिलीजन बट अ मॉरल लॉ। कोई अलग से रिलीजन नहीं बनाया था अशोका ने, ये था मॉरल लॉ, यानी कि हमें क्या क्या चीजें अपनी जिंदगी में लाइफ में करनी चाहिए। इन भब्रू एडिक्ट ही एडमिटेड दैट ही बिलीव्ड इन प्रिंसिपल्स ऑफ बुद्धिज्म, ये हमने पहले देखा था। In Pillar Edict Second, Ashoka himself puts the question, what is Dhamma? And then enumerates the basic attributes of Dhamma. Pillar Edict Second में हमने देखा था Dhamma as virtue, Dhamma एज ट्रुथफुलनेस, वो जो हमने देखा था वो अशोका डिस्क्राइब करता है व्हाट इज धम्म। धम्म एग्जैक्टली क्या है, वो एक कोई रिलीजन नहीं है, वो यानी कि हमारा मेंटल स्टेट है एक तरीके से। रिस्पेक्ट्स टुवर्ड्स एल्डर्स, इन सब चीजों में जो अशोका जनता तक पहुंचाता है कि हमें क्या क्या चीजें करनी चाहिए। अपने बड़ों का सम्मान करना चाहिए। टू एब्सटेन फ्रॉम द किलिंग ऑफ लिविंग बींग्स, वो चाहे इंसान है या फिर जानवर है या कोई भी है, अगर वो लिविंग बींग है तो उसका प्राण लेने का हमको कोई भी हक नहीं है। मेंटेन द प्योरिटी ऑफ हार्ट एंड ट्रुथफुलनेस, जेंटलनेस, सेल्फ कंट्रोल एटसेट्रा। अपने चित्त की, अपने मन की, अपने हृदय की शुद्धि पर ध्यान देना चाहिए। जो सही है उसी का पालन करना चाहिए, हमेशा विनम्र रहना चाहिए और खुद पर संयम करना चाहिए। कॉस्मोपॉलिटन, कैपेबल ऑफ यूनिवर्सल एप्लीकेशन, यानी कि जरूरी ये ऐसा कॉस्मोपॉलिटन था धम्म, यानी कि इससे ऐसा कोई बंदिश नहीं थी, ये जहां पर भी लोग इसको पढ़ेंगे या समझेंगे वो उसको फॉलो करने के लिए राजी रहेंगे, यानी कि किसी एक जगह पर लागू है दूसरी जगह पर लागू नहीं हो सकता, ऐसा नहीं था। नेक्स्ट, रिलीजियस टॉलरेंस, उसमें हम जैसे देखते हैं कि कोई, मान लीजिए हमको कोई एक ही कलर दिखेगा सब जगह, जैसे सब जगह सफेद ही सफेद हो, हमको कहीं लाल पीला कुछ कलर नहीं दिखाई देगा, तो हमको कैसा लगेगा? या फिर कोई एक सब जगह लाल ही लाल दिखाई देगा, मेरा मान लीजिए मनपसंद रंग है लाल, लेकिन मुझे हर जगह जब 24 घंटे लाल ही लाल सब कुछ लाल दिखेगा तो मैं उससे बोर हो जाऊंगी। तो विविधता होना ये प्रकृति का नियम है, वैसे ही रिलीजन्स भी, कोई एक रिलीजन अकेला नहीं रह सकता है, सभी तरीके के रिलीजन एक साथ मिलकर रहेंगे तो वो ज्यादा सुंदर लगता है ना। तो रिलीजियस टॉलरेंस, एक साथ सबका अच्छे से अस्तित्व होना चाहिए। महामाताज अंडरटेकिंग धम्म बाय रेगुलेशन, क्योंकि जो चीजें इंसान अगर दूसरे को नुकसान पहुंचाने के लिए करता है, गलत करता है, तो उनको ध्यान में रखते हुए लोग उसको ठीक करें, उसका ध्यान कौन रखेगा? उनके लिए महामाताज नियुक्त किए थे, यानी कि एनिमल स्लॉटर, ये इंसान की अपनी इच्छा है, वो किसी चीज को मारकर खाना चाहता है लेकिन वो दूसरे को तो नुकसान कर रहा है, तो इसलिए उसको बाय लॉ उसको फॉलो करवाना है, क्योंकि ये प्रकृति के तो विरुद्ध है, इसीलिए उनको कौन करेगा? महामाताज इस चीज को ध्यान रखेंगे। धर्मयुक्ताज, धर्म महामात्राज, श्री अध्यक्षाज, ये नियुक्त किए गए थे फॉर द मॉरल एंड स्पिरिचुअल अपलिफ्टमेंट ऑफ द सब्जेक्ट्स, इनके लोगों के आध्यात्मिक उन्नति के लिए इन लोगों को नियुक्त किया था। केवल सिर्फ राजा अच्छा है उससे नहीं चलेगा, जनता भी उसी के मार्गदर्शन पर चलेगी तो सब जगह शांति बनी रहेगी। रॉक एडिक्ट 10 डिस्क्राइब्स द कॉड ऑफ ड्यूटीज और द प्रैक्टिकल धम्म, यानी कि धर्म सिर्फ सोच में नहीं है, प्रैक्टिकली हम लोगों को क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, वो डूज एंड डोंट्स डिस्क्राइब करता है। अब धर्मयुक्तास नियुक्त किए और पिलर एडिक्ट्स बनाए, सब काम कर दिया इंडिया के अंदर ही, बाकी अलग अलग जगह पर भी उन्होंने मिशनरीज लोग इस चीज को आगे पहुंचा सके, उसके लिए अशोका ने क्या किया? लोगों को जो अलग अलग जगह पर नियुक्त करके मिशनरी के रूप में बाकी जगह भेजा कि वो भी धम्म घोष को बाकी जगहों तक पहुंचाए, बुद्ध के संदेश को बाकी जगह तक पहुंचाए। तो वो लिस्ट है, ये इस तरफ है मिशनरी नेम और इस तरफ कंट्री नेम, अलग अलग कंट्री में जहां पर उन्होंने भेजा था। इसमें से जो लास्ट में देखेंगे महिंद्रा एंड संघमित्रा, ये इनकी संतान थी खुद की, उन्होंने श्रीलंका सिलोन भेजा था, लक्षद्वीप भेजा था। बाकी लिस्ट हमको ट्रिक करके या कैसे कुछ कुछ जोड़ के याद करनी होगी।
महयंतिका कश्मीर में भेजा था उन्हें, महादेव थेरा मैसूर में भेजा था, रक्षिता थेरा वनवासी योना को कच्छ सिंध गुजरात के रीजन में भेजा था, महाधम्मरक्किता महाराष्ट्र में भेजा था, महारक्षिता ग्रीक में भेजा था, मध्यमा हिमालयन रीजन में इनको भेजा था, सोना उत्तरा इनको थाईलैंड म्यांमार के रीजन में भेजा था। यानी कि इनका स्वर्ण भूमि टेक्स्ट में नाम मिलता है अभी जो है, यानी कि आज का म्यांमार और थाईलैंड जो है। इस तरफ है ये अशोका के हेलेनिस्टिक कंटेम्पररीज जो लिस्ट में 13th रुक एडिक्ट में भी इनका नाम मिलता है। ये कहाँ के थे? सीरिया के, इजिप्ट के, सिरिन के, मैकेडोनिया और एपायरस। तो यहाँ पर आज का मॉडर्न आर्ट और आर्किटेक्चर की डिटेलिंग्स हमने खत्म कर ली है। तीसरी वीडियो अब इसके बाद मॉडर्न एम्पायर पार्ट 3 बनेगा, वो होगा मॉडर्न एडमिनिस्ट्रेशन पर। इस वीडियो से रिलेटेड आपको अगर कुछ क्वेरीज है या कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। मैं नेक्स्ट वीडियो में इसमें शामिल करने की कोशिश करूंगी। इसके अलावा आपको किसी और टॉपिक पर अगर टॉपिक पर नोट्स चाहिए हैं, पीपीटी नोट्स चाहिए हैं, तो वो भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। साथ में कमेंट बॉक्स में आप मुझे ये भी जरूर बताइएगा कि मेरी वीडियो आपको कैसी लगी। उसको और अगर आप कुछ सजेस्ट कर सकते हैं, इम्प्रूव मुझे करना चाहिए, तो वो भी बता सकते हैं। एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए वो भी आप मुझे बता सकते हैं। कैसी लगी वीडियो जरूर बताइए, लाइक कीजिए मेरी वीडियो को, जिन्हें जरूरत है अपने दोस्तों के साथ उसको शेयर भी कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा, ताकि मेरी नोटिफिकेशन वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, बाय बाय।